हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की। हम हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं इफेक्टिवनेस ऑफ KNN की। और मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में मैं आप लोग को डिसीजन सर्फेसेस और ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। हमने इफेक्टिवनेस ऑफ KNN में देखा था कि KNN की इफेक्टिवनेस हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रहता है हमारा ट्रेनिंग डेटा जो कि 70% रहता है, और दूसरा रहता है हमारा टेस्टिंग डेटा जो कि 30% रहता है। ठीक है, आप 75-25 के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखना है कि आपकी मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, आप जितने भी रेशियो में डिवाइड करें। फिर इसके बाद आपको ये करना है, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उससे हम मॉडल को ट्रेन कराते हैं। ठीक है, एक्स आई वाई की पेयर्स देते हैं और मॉडल को ट्रेन कराते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग स्टेज। ठीक है, और फिर जब हम टेस्टिंग स्टेज में आते हैं, तो टेस्टिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, हम दो काम करते हैं। एक काम हमारा जो रहता है वो रहता है के की वैल्यू फाइंड करना, और दूसरा जो हमारा काम रहता है वो रहता है एक्यूरेसी फाइंड करना। ठीक है, तो हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम एक्यूरेसी निकालते हैं अलग अलग के की वैल्यूज़ पे। के की वैल्यू 1 पे एक्यूरेसी निकालते हैं, के की वैल्यू 2 पे एक्यूरेसी निकालते हैं, के की वैल्यू 3 पे एक्यूरेसी निकालते हैं। अलग अलग के की वैल्यूज़ पे हम एक्यूरेसी निकालते हैं। देखिए इस तरह से, सपोज ये मेरी ट्री एक टेबल है। ठीक है, और मैंने बोला कि के की वैल्यू 1 है। के की वैल्यू 1 पे सपोज मैंने बोला कि एक्यूरेसी जो आई मेरी, मैं बोल देता हूँ 72% आई, 72%। ठीक है, और मैंने बोला के की वैल्यू 3 पे जो एक्यूरेसी आई वो आई मेरी, मैंने बोला 86% आई। ठीक है, के की वैल्यू 3 पे मेरी एक्यूरेसी 86% आई, और के की वैल्यू 5 पे मैंने बोला कि जो मेरी एक्यूरेसी आई वो आई 94%। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि के की वैल्यू 5 पे हमारी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आई है जो कि है 94%। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 5 ही लेंगे। ठीक है, के की वैल्यू 3 पे कम एक्यूरेसी मिल रही है, के की वैल्यू 1 पे और कम एक्यूरेसी मिल रही है। तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि 94% हम ले, के की वैल्यू 5 ले जिसमें हमको सबसे अच्छी एक्यूरेसी मिले। और आप और फर्दर देख सकते हैं कि के की वैल्यू 7 पे, के की वैल्यू 9 पे। ठीक है, पर सजेशन जो रहता है के की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 6 का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिसीजन सर्फेसेस के बारे में। डिसीजन सरफेस क्या होते हैं, देखिए ये मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, ये मेरे सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये मेरे सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो मेरे यहाँ पे रेड कलर में सारे पॉइंट्स हैं ये सारे नेगेटिव हैं, और ये जो ब्लू कलर में ये सारे पॉजिटिव हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि रेड कलर के पॉइंट्स की तरफ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मौजूद हैं, ये मेरे एरर पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि मशीन ने सही क्लासीफाई नहीं किए होंगे। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ नेगेटिव पॉइंट्स भी मौजूद हैं, तो ये सारे मेरे एरर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सपोज़ मैंने किसी एक बच्चे से बोला, एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, मैंने उससे बोला कि ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये इनको सेपरेट करो कोई भी एक रीजन बना करके। तो वो बच्चा क्या करेगा, एक सिंपल सा ऐसा एक सरफेस बना देगा। ये जो जैसा मेरे रेड लाइन के अक्रॉस जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सरफेस बना देगा, और वो इन सरफेस को बना करके बोलेगा कि इस सरफेस के जो इस तरफ है ये सारे पॉइंट्स नेगेटिव, और जो इस तरफ है ये सारे पॉइंट्स है पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सपोज अगर कोई दूसरा एक बंदा है जो उस बच्चे की बात से सहमत नहीं है, उसने बोला कि नहीं मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ यहाँ पे एरर पॉइंट्स हैं, इसने इनको निगलेक्ट कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको भी लें। तो वो बोलेगा कि मैं एक दूसरा डिसीजन सरफेस बनाता हूँ, देखो इस तरह से। तो वो ऐसा कुछ डिसीजन सरफेस बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है उसको यहाँ से ऐसे एक कर्व बेंड करके लेकर के जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधे जाएगा, फिर यहाँ से बेंड करेगा, और फिर यहाँ से ऐसे लेकर के जाएगा, और फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा। ठीक है, सपोज अगर मेरा यहाँ पे कोई एक और नेगेटिव पॉइंट रहता तो वो कर्व को यहाँ से ऐसा बेंड कर देता। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट रहता तो वो यहाँ से भी ऐसा बेंड कर देता। तो वो क्या करेगा, हर जगह से बेंड करता हुआ लेकर के जाएगा। अब आप लोग बताइए कि कौन सा सरफेस ज़्यादा अच्छा है, ये वाला सरफेस ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला सरफेस ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखो ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है के की वैल्यू पे। अब वो कैसे डिपेंड करती है, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो सरफेस है, ये जो हमने सरफेस बनाया, ये जनरली के की वैल्यू 5
ठीक है, 5 या 6 इन के की वैल्यूज़ पे ऐसा सरफेस आता है, ये जो मैंने इस तरफ बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो इस तरफ बनाए हुए ये जनरली के की वैल्यू 1 या 2 पे, के की वैल्यू 1 या 2 पे ऐसा सरफेस आता है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। अब सपोज मैंने बोला कि एक को हमारा क्वेरी पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, जो इस सरफेस के इस तरफ है लेकिन इस रेड पॉइंट के पास है। तो अब के की वैल्यू 1 के हिसाब से अगर हम नियरेस्ट नेबर्स निकालें, हमने के एन एन में क्या देखा है कि हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेरी पॉइंट है हमको ये पता लगाने की वो कौन सी क्लास का है, तो हम क्या करते हैं उसके सारे नियरेस्ट नेबर्स निकालते हैं। तो मैं इसके क्या करूँगा, इस क्वेरी पॉइंट के सारे नियरेस्ट नेबर्स निकालूंगा, ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड मैंने यहाँ पे डॉट बनाया हुआ है, तो इसके सारे नियरेस्ट नेबर्स निकालूंगा। अब क्योंकि के की वैल्यू तो 1 है तो सिर्फ एक नियरेस्ट नेबर्स देखेंगे और जो कि आएगा सिर्फ रेड पॉइंट, और वो इसको क्या बोल देगा कि ये रेड है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक और है, ये यहाँ पे, इसको भी ये रेड बता देगा कि इक्वल टू 1 लेंगे। यहाँ पर कोई एक और है, इसको भी ये रेड बता देगा। तो यहाँ पे रेड पॉइंट की इंटेंसिटी, मतलब जो रेड पॉइंट्स है वो बढ़ते आएंगे। सेम अगर ब्लू पॉइंट्स के साथ करें तो ब्लू पॉइंट्स भी यहाँ पे बढ़ते आएंगे, और ये कर्व क्या होता जाएगा, और बैंड होता जाएगा, और बैंड होता जाएगा। मतलब के की वैल्यू 1 या 2 पे, मतलब छोटी वैल्यूज़, के की छोटी वैल्यूज़ पे जो हमारा मॉडल है वो अंडर फिटिंग, मतलब वो क्या कर रहा है कि सॉरी ओवर फिटिंग, वो क्या कर रहा है कि ओवर वर्क करता है, हार्ड वर्क कर रहा है, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 5 या 6 या मीडियम में देखें तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, एक दो पॉइंट्स अगर एरर है तो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये नॉइजी पॉइंट्स और हम इनको भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा डेटा जो है वो गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इनको छोड़ देगा और सीधे एक ऐसा डिसीजन सरफेस बना देगा जो यहाँ पे दिख रहा है ये। तो ये ज़्यादा सही है कि ये ज़्यादा सही है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा सही है। अब क्यों, क्या होता है कि जब हम के की वैल्यू 1 या 2 लेते हैं जनरली, तो क्या होता है कि हमारा टेस्टिंग के टाइम पे हमको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है जब हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के टाइम पे मैं इसको एक काम करता हूँ, पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अच्छे से लिखता हूँ। तो मैंने क्या क्या बोला, टेस्टिंग के टाइम पे TESTING, टेस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे, सॉरी टेस्टिंग के टाइम पे नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, टेस्टिंग के टाइम पे नहीं, सॉरी हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि हम ट्रेनिंग के टाइम पे ये कर रहे हैं, तो TRAIN मैं सिर्फ ट्रेन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस जो मॉडल क्या वो अच्छा रहेगा। एरर जो है, ट्रेनिंग एरर जो है ना, ट्रेनिंग एरर, अगर मैं यहाँ पे एरर से बात करूँ, एरर के हिसाब से बात करूँ, तो जो मैं यहाँ पे सिर्फ TR लिख रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। TR मतलब ट्रेनिंग और ER मतलब एरर, ट्रेनिंग एरर वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन जब टेस्टिंग की काम आएगा, टेस्ट और ER, तो वो हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा हमको, लेकिन जब टेस्टिंग की बात करेंगे ना तो इसका ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब के की वैल्यूज छोटी होंगी। तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं, ये जो मॉडल है जिसमें के की वैल्यूज छोटी रहती हैं और जहाँ पे ट्रेनिंग एरर कम रहती है और टेस्टिंग एरर हाई रहती है, जहाँ पे ट्रेनिंग एरर कम रहती है और टेस्टिंग एरर हाई रहती है, उस मॉडल को हम बोलते हैं ओवरफिट मॉडल। क्या बोलते हैं, ओवरफिट मॉडल या ओवरफिटिंग केस, ओवर फिट मॉडल, ठीक है। और जहाँ पे के की वैल्यूज, जहाँ पे सपोज अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, ये तो ठीक है, ये हमको स्मॉलर वैल्यूज ऑफ के के लिए समझ में आया, ये हमने यहाँ पे मीडियम वैल्यूज ऑफ के लिया, ठीक है। अब मैं सपोज लेता हूँ के की बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, जैसे कि मैंने ले लिया के की वैल्यू इक्वल्स टू, जैसे सपोज मेरे पास 1000 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो 1000 है, ठीक है। मैंने कुछ उनको पॉइंट्स को डिवाइड किया पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे पास सपोज हैं 600 और नेगेटिव पॉइंट्स मेरे पास सपोज है 400, तो मेरे पास n जो है, n यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो है 1000। और जो n1 सपोज मैंने बोले नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स, यहाँ हम लिख देते हैं n पॉजिटिव, तो n पॉजिटिव मैंने बोला कि वो है मेरे पास 600, ठीक है। और जो n नेगेटिव है, सॉरी मेरी राइटिंग को अंडर एस्टिमेट करिएगा, क्योंकि मेरे को माउस से ज़्यादा अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है, मेरे पास अभी पूरा सेट नहीं है इसका, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा इससे। तो मैंने क्या बोला, मैं इसलिए हर एक चीज़ बोलते भी चल रहा हूँ, तो इसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी पे अलग से भी लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो मैंने क्या बोला, जो हमारा एन है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इन ये 1000 है, मैंने इनको डिवाइड किया इस तरीके से कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो 600 है और जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो 400 है। अब मैंने के की वैल्यू क्या ले ली, के की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 900, सपोज के की वैल्यू मैंने ले ली 900, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले ली, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू। तो क्या होगा, अब कोई क्वेरी पॉइंट आता है, ठीक है, अब मैं उसका नियरेस्ट नेबर्स निकालूंगा, यही इसी वाली डेटा सेट की बात कर रहे हैं जो हमने अभी यहाँ पे लिया है, जहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 1000, पॉजिटिव है 600, नेगेटिव है 400 और के की वैल्यू है 900। तो मैंने क्या बोला, एक नया क्वेरी पॉइंट आया, ठीक है, ये एक नया क्वेरी पॉइंट है हमारा, तो मैं इसको एक सिंपल क्यू लिख देता हूँ, ये हमारा क्वेरी पॉइंट है, ठीक है। अब मेरे को बताने की ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सारे नियरेस्ट नेबर्स निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव में सारे देखेगा कितने पॉइंट्स हैं मेरे आसपास, तो देखेगा मेरे पास 600 पॉइंट्स है टोटल पॉजिटिव में, और नेगेटिव तो अभी इसकी दूर है। अब ये देखेगा कि नहीं, के की वैल्यू तो 900 है तो और देखनी चाहिए, तो ये और दूर जाएगा, ये नेगेटिव भी देखने लगेगा, और ये पॉजिटिव की साइड था तो ये क्या करेगा, नेगेटिव भी देखने लगेगा, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव भी देखेगा तो ये देखेगा कि 600 जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और 300 मेरे पास नेगेटिव पॉइंट्स है। सपोज ऐसा आया कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो पूरे 600 आ गए, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो 300 है, क्योंकि 900 हमारा की वैल्यू थी, तो 100 पॉइंट्स इसने हटा दिए, नेगेटिव पॉइंट्स इसने 300 ले लिए, ठीक है। तो 600 पॉजिटिव आए और 300 नेगेटिव आए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट जस्ट डबल है नेगेटिव पॉइंट्स थे, तो ये क्या करेगा, इस क्वेरी पॉइंट को पॉजिटिव डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। अब कोई एक और क्वेरी पॉइंट आया जो इस तरफ है, नेगेटिव पॉइंट की तरफ है, इसमें भी सेम ये करेगा, ये हमारा क्वेरी पॉइंट है, सेम इसके लिए करेगा, नियरेस्ट नेबर्स निकालेगा के की वैल्यू 1000 लेकर के, और सेम इसके पास वही आएगा कि ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव है। अब कोई और तीसरा अगर मैं लेता हूँ तो उसके लिए भी पॉजिटिव बताएगा, चौथा लेता हूँ तो उसके लिए भी पॉजिटिव बताएगा, ये सारे क्वेरी पॉइंट के लिए पॉजिटिव ही बताता जा रहा है। पर ऐसा सही नहीं है ना, हो सकता है कि ये पॉइंट्स पॉजिटिव ना हो, ये नेगेटिव हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्योंकि हम के की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ले रहे हैं तो ये हर एक पॉइंट को पॉजिटिव ही बताता जा रहा है। तो ये केस होता है ओवरफिटिंग का, जहाँ पे के की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। तो इसमें क्या रहता है, हमारी ट्रेनिंग एरर भी हाई रहती है और टेस्टिंग एरर भी हाई रहती है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ओवरफिटिंग का केस क्या रहता है, सॉरी अंडरफिटिंग का केस क्या रहता है, जहाँ पे TRAIN और ER ट्रेनिंग एरर भी हाई रहती है, ठीक है, और टेस्टिंग एरर TEST टेस्टिंग एरर भी हाई रहती है। जहाँ पे ट्रेनिंग एरर भी हाई रहती है, टेस्टिंग एरर भी हाई रहती है, मतलब मॉडल ना ट्रेनिंग स्टेज के टाइम पे अच्छा परफॉर्म करता है, ना ही टेस्टिंग स्टेज में अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसा मॉडल कहलाता है अंडर फिटिंग मॉडल, UN, ठीक है। मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखता हूँ। तो ऐसा मॉडल कहलाता है अंडर फिटिंग मॉडल, जहाँ पे ट्रेनिंग एरर टेस्टिंग एरर दोनों हाई रहती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये है ओवर फिटिंग का। तो ओवर फिटिंग में क्या होगा, रिफर्स टू अ मॉडल दैट मॉडल्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल। ट्रेनिंग डेटा को टू वेल मॉडल करता है, लेकिन ओवर फिटिंग हैपेंस व्हेन अ मॉडल लर्न्स द डिटेल एंड नॉइस इन द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा के टाइम पे एक्यूरेसी अच्छी देगा, कैसे देगा, वो नॉइस और जो करप्टेड पॉइंट्स हैं उनको भी अच्छे से लर्न कर लेगा, ठीक है, टू द एक्सटेंट दैट इज नेगेटिवली इम्पैक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ऑन न्यू डेटा। जब हम न्यू डेटा, मतलब जो टेस्टिंग डेटा, हमारा न्यू डेटा क्या है, टेस्टिंग डेटा है, और जब हम उसको टेस्टिंग डेटा के टाइम पे टेस्टिंग करेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दिस मीन्स दैट द नॉइस और रैंडम फ्लक्चुएशंस इन द ट्रेनिंग डेटा इज पिक्ड अप एंड लर्न एज अ कंसेप्ट बाय द मॉडल। तो जो नॉइस और जो, जैसे कि मैंने क्या बोला था कि ओवरफिटिंग में वो अगर एक आध पॉइंट है यहाँ पे तो वो उसको कवर करता है, ठीक है, वो उसको कंसिडर कर लेता है। तो हो सकता है कि ये नॉइजी पॉइंट हो और उसने उसको कंसीडर कर लिया, तो हमारा जो ट्रेनिंग के टाइम पे तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे वो एरर देने लगेगा, ठीक है। अंडर फिटिंग की बात करें तो रिफर्स टू अ मॉडल दैट कैन नाइदर मॉडल्स द ट्रेनिंग डेटा नॉट जनरलाइज टू द न्यू डेटा। मतलब ये ना ही ट्रेनिंग डेटा में अच्छे से काम करता है, ना ही टेस्टिंग डेटा में अच्छे से काम करता है, ठीक है। एन अंडरफिट मॉडल इज नॉट सुटेबल मॉडल एंड विल बी ऑब्वियस एज इट विल हैव पुअर परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग डेटा। इम्परफेक्ट मॉडल है, अंडर वर्क मॉडल है, ठीक है, लेजी मॉडल है, और एवरी क्वेरी पॉइंट बिलोंग्स टू द मेजोरिटी क्लास। और हर एक जो क्वेरी पॉइंट रहता है ना वो मेजोरिटी क्लास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है और उतनी ही तो हो सकता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हो, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, ओवर फिटिंग की और अंडर फिटिंग की। तो हमको के की वैल्यू ना ही छोटी लेनी है
ना ही बड़ी लेनी है। तो हमको लेनी क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मीडियोकर, जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो ये अंडर फिटिंग का केस है। अंडर फिटिंग का केस क्यों है, क्योंकि ये जो यहाँ पे कर्व बना हुआ है, ये डिसीजन सरफेस बना हुआ है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये एक डॉटेड लाइन ये बना हुआ है, ये डिसीजन सरफेस, तो ये क्या कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को निगलेक्ट कर रहा है, ये इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को निगलेक्ट कर रहा है। सिर्फ पॉइंट्स में आप लाइन में देखिए, आप सिर्फ एक दो पॉइंट देखेंगे, आपको सारे पॉइंट्स नहीं देखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स को निगलेक्ट करता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक तरह से लेजी मॉडल है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कौन पॉइंट है, वो काम नहीं करना चाहता है। ऐसे कुछ आलसी टाइप के लोग रहते हैं ना, कि सामने कोई चीज़ पड़ी है तो भी दूसरों से मंगा रहे हैं या खुद नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही ये मॉडल रहता है, लेजी टाइप का रहता है ये। एक दो पॉइंट, अगर एक दो पॉइंट भी नहीं, अगर ज़्यादा कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे आसपास, तो ये नहीं देखेगा सीधे, जो इसकी लाइन में आ रहे होंगे, जिसके सरफेस में आ रहे होंगे, ये उनको कंसिडर करेगा, भले ही वो एक दो पॉइंट्स क्यों ना हो, ठीक है, बाकी को निगलेक्ट कर देगा, भले ही वो ज़्यादा क्यों ना हो, ठीक है। ओवरफिट मॉडल क्या होता है, ओवरफिट मॉडल ये हर एक पॉइंट को करेक्टली क्लासीफाई करेगा, लेकिन कब करेगा, ट्रेनिंग स्टेज में, लेकिन जब टेस्टिंग की बारी आएगी तो ये गड़बड़ काम करेगा, ये इस तरीके से कभी रिजल्ट देगा ही नहीं। हमेशा एक्यूरेसी आपकी ट्रेनिंग स्टेज के टाइम पे आपका काम अच्छा देगा, एक्यूरेसी अच्छी देगा, लेकिन टेस्टिंग स्टेज के टाइम पे एक्यूरेसी पूरी बेकार कर देगा। तो आपको ना ही मॉडल अंडर फिट वाले लेना है, ना ही मॉडल ओवर फिट वाले लेना है, तो आपको लेना है गुड परफॉर्मेंस वाला मॉडल, या ऐसा मॉडल जो रोबस्ट होना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो मॉडल कैसे निकालते हैं, वो मॉडल है हमारा वेल फिट मॉडल। वो मॉडल क्या है हमारा, वेल फिट मॉडल। वेल फिट मॉडल रिफर्स टू अ मॉडल दैट हैज़ के वैल्यू नॉट मच लार्जर, ये आपको याद रखना है, नॉट मच लार्जर, नॉट मच स्मॉलर, मतलब के की वैल्यू ना ही ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है। ये एक मॉडल रोबस्ट है, ठीक है, लेस प्रोन टू नॉइज, मतलब अगर कोई नॉइजी पॉइंट से तो उनको इग्नोर कर देता है, स्मूथ कर्व देता है, सबसे अच्छी बात यह है इसकी, स्मूथ कर्व देता है। मतलब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आप डिसीजन सरफेस बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो स्मूथ रखना है, ठीक है। अच्छा, डिसीजन सरफेस की एक बात और मैं आपको बताऊं तो, डिसीजन सरफेस क्या रहता है, डिसीजन सरफेस जैसे के की वैल्यू बढ़ती आती है, के की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो कर्व स्मूथ नहीं है, जैसे हमने के की वैल्यू 1 या 2 में बात करी थी। तो के की वैल्यू 1 अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ये रहा के की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, ये के की वैल्यू 1 के लिए कर्व बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है। अगर कुछ और यहाँ पे नॉइजी पॉइंट्स रहते तो इनको भी कंसिडर करते हुए चलता है, यहाँ पे ऐसा बैंड हो जाता, ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसा बैंड हो जाता, सपोज यहाँ पे रहता है यहाँ पे भी बैंड हो जाता, यहाँ पे रहता है यहाँ पे भी, कितना आ रहा हार्ड वर्क करते जा रहा है मॉडल। तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, के की वैल्यू 1 के लिए हमारा जो कर्व रहता है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हम के की वैल्यू बड़ी लेते हैं, जैसे ही हम के की वैल्यू बड़ी लेते हैं, तो के की वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाते आते हैं तो हमारा कर्व जो रहता है वो स्मूथ होता जाता है, स्मूथ होता जाता है। और जब बहुत ज़्यादा बड़ी ले लेते हैं तो इस कर्व बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, तो वो केस हमको कंसिडर नहीं करना है। तो वेल फिट मॉडल में हमारा कर्व ना ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रहता है ना ही ज़्यादा स्मूथ रहता है, एक नॉर्मल स्मूथ कर्व रहता है, नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। तो और डिसीजन सरफेस के बारे में और हम बात करते हैं, तो जैसे कि डिसीजन सरफेस को हम डिसीजन सरफेस क्यों बोलते हैं, हम मतलब यहाँ पे कर्व बोल रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डिसीजन सरफेस की और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कर्व। तो कर्व और डिसीजन सरफेस, हम डिसीजन सरफेस क्यों बोल रहे हैं, उसको मेन पॉइंट ये है। तो उसका कारण ये है कि डिसीजन सरफेस, सरफेस मतलब हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो जो मॉडल रहता है वो ज़रूरी नहीं कि हर बार 2 डायमेंशन में ही हो सकता है वो 3D में हो सकता है, 4D में हो सकता है, हमने तो ND तक के देखे हैं, जो हमारे डेटा सेट रहता है वो N डायमेंशन तक का रहता है। तो जब हम 2D की बात करते हैं तो वो कर्व रहता है, लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं, 4D की बात करते हैं, तो वो कर्व नहीं रह जाता, उसको हम बोलते हैं सरफेस। उसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसीजन सरफेस, ठीक है। इसलिए हम जनरली इसको एक जनरलाइज्ड वे में बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसीजन सरफेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम जब बड़े डायमेंशन की बात करते हैं, लार्जर डायमेंशन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे ये आता है कि ये जो सरफेस है ये एक मतलब कर्व नहीं रह गया, अब ये सरफेस हो गया। हाइपर स्फीयर आप लोगों ने सुना होगा, स्फीयर सुना होगा, सर्कल रहता है 2D में, लेकिन स्फीयर हो जाता है 3D में। और हाइपर स्फीयर और अगर ज़्यादा डायमेंशन ले लो तो, या हाइपर सरफेस और ज़्यादा डायमेंशन ले लो तो, हम जनरली इसको हम बोलते हैं डिसीजन सरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी एक्यूरेसी की। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो एक ग्राफ क्या बताता है आपको, ये जो वाई एक्सेस में है ये मेरी सारी एक्यूरेसीज हैं, ठीक है। तो ये है मेरी एक्यूरेसी,
ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, ए सी सी। तो ये मेरी सारी वाई एक्सिस में एक्यूरेसी है, ये मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। और ये मेरी सारी एक्स एक्सिस में की वैल्यूज़ है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है के। ये मेरी यहाँ पे सारी की वैल्यूज़ हैं और ये वाई एक्सिस में पूरी एक्यूरेसीज हैं। तो मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी कम आती है, के की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो एक्यूरेसी और बढ़ आएगी, के की वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो एक्यूरेसी और बढ़ आएगी, के की वैल्यू 6 लेता हूँ। तो जनरली देखा गया है, हर बार नहीं पर टिपिकली ऐसा होता है, टिपिकली, हर बार नहीं टिपिकली, कि के की वैल्यू 6 पे हमको हाईएस्ट एक्यूरेसी मिलती है, जो कि जनरली रहती है 96% की। यहाँ पे लिखा हुआ है एट के इक्वल टू 6 मॉडल गिव्स बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ 96%, 0.96 और 96%। ठीक है, जनरली एक्यूरेसी आपकी आती है इसमें 0.96 है कुछ, तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपको परसेंटेज में आपकी एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो ये देखिए के इक्वल टू 1 के लिए इतना, के इक्वल टू 2 के लिए इतना, ये मैंने बनाया हुआ है ये, फिर के इक्वल टू 3 के लिए, के इक्वल टू 4 के लिए। तो ये आपको, और फिर जैसे के की वैल्यू 6 से हम बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी वापस डाउन होने लगती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है की वैल्यू 6 पे हमको हाईएस्ट एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एस वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेज स्मूथनेस ऑफ द कर्व इंक्रीजेज। तो ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं कि जैसे के की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कर्व की स्मूथनेस बढ़ती आती है। स्मॉल वैल्यूज ऑफ के लीड्स टू ओवर फिटिंग वाइल लार्ज वैल्यूज ऑफ के लीड्स टू अंडर फिटिंग। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। स्मॉल वैल्यूज ऑफ के जो है वो ओवर फिटिंग मॉडल बनता है और लार्ज वैल्यूज ऑफ के से अंडर फिटिंग मॉडल बनता है। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा, तो आपको मॉडल को ट्रेन करते टाइम ट्रेनिंग डेटा का यूज़ करना है और टेस्ट करते टाइम टेस्टिंग डेटा का ही यूज़ करना है। टेस्ट करते टाइम खासकर आपको, एक बार जब आपने मॉडल को डिवाइड कर दिया तो आपको जो टेस्टिंग डेटा है आपको उसको अलग रख देना है, ट्रेनिंग डेटा से मॉडल को ट्रेन कराना है और टेस्टिंग डेटा से आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी है। उस टाइम भी ट्रेनिंग डेटा का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड एक्यूरेसी ऑन, हमेशा आपको एक्यूरेसी ट्रेनिंग डेटा में निकालनी है। ठीक है, फिर एक्यूरेसी क्या होती है, नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे जो करेक्टली क्लासीफाई, जो मॉडल ने हमारे पॉइंट जो करेक्टली क्लासीफाई किए हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमारे टोटल थे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि एक्यूरेसी क्या होती है। फिर वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड बाय हाईएस्ट एक्यूरेसी। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जिसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी मिलती है हम वो के की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। कि जैसे के की वैल्यू 1 पे मेरे को एक्यूरेसी मिली 96%, के की वैल्यू 2 पे मेरे को एक्यूरेसी, के की वैल्यू 1 पे, सॉरी, के की वैल्यू 1 पे मेरे को कुछ थोड़ी कम मिलेगी, 72% मिलेगी। के की वैल्यू 3 पे मेरे को या 2 पे मेरे को हो सकता है 76% मिली, के की वैल्यू 3 पे 79% मिली, के की वैल्यू 4 पे कुछ मिली, के की वैल्यू 5 पे, के की वैल्यू 6 पे 96 मिल गई और के की वैल्यू 7 पे वापस 94 हो गई। तो आप लोगों ने देखा शुरुआत से पहले बढ़ी, फिर ना के की वैल्यू 6 पे हाईएस्ट, फिर के की वैल्यू 6 से वापस डिक्रीज होने लगी, तो आपने के की वैल्यू 6 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर टिपिकली के इक्वल टू 6 गिव्स द बेस्ट एक्यूरेसी। तो ये अभी हमने देखा। तो ये सारे आपको पॉइंट्स जो रिमेंबर है आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, ये हमेशा पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में। तो ये आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को क्रॉस वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे क्रॉस वैलिडेशन करते क्यों है, नीड क्या है क्रॉस वैलिडेशन का। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।